यस। तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है धुरीना के स्कूल शिक्षा ऐप पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में 12th क्लास की ज्योग्राफी। और उस ज्योग्राफी में अब तक हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। सेकंड जो चैप्टर था हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का प्रमुख जनजातियाँ, उन जनजातियों में एक पर हमारी चर्चा हो चुकी थी और वो थी एस्किमो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी चैप्टर का ही एक सेकंड पार्ट, या हम यूँ कहें सेकंड एक जनजाति और वो जनजाति है हमारी जिससे आप परिचित हो, बुशमैन। अब यहाँ एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप यानी कोई भी चैप्टर है उसका कंटिन्यू जब आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो भी पढ़ते हो उससे पहले एक ज़रूरी है कि उसमें आप जो इससे पीछे का जो पढ़ चुके हो उसको आप एक बार रिवीजन के जरूर ध्यान रखें कि आपने इसी चैप्टर में पीछे जो टॉपिक था जो पढ़ा था वो क्या था। जहां आपने एस्किमो पढ़ा था बिल्कुल ही इसका विपरीत कह सकते हैं, ध्रुवीय या शीत प्रदेशों में रहने वाली जो जनजाति थी। किंतु यहाँ की अगर बात देखी जाए, बुशमैन है तो बुशमैन का संबंध है तो किससे है? शुष्क मरुस्थलीय भागों से है। कि बुशमैन है तो वो बुशमैन है तो पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत निवास करने वाली एक जनजाति है। और मरुस्थल की बात अगर आए तो मरुस्थल में जब आप देखोगे तो मरुस्थल के अंतर्गत नाम आता है हमारा कौन सा? कालाहारी। अब ये कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल का संबंध आप देखें तो आपको वो दिखाई देगा कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में, कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत और कालाहारी मरुस्थल है। किंतु उसी मरुस्थलीय भाग को अगर आप देखोगे तो ये कालाहारी मरुस्थल है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा या हम कहें कुछ देश, जिसमें आप जब देखोगे तो एक आएगा नामीबिया, एक साइड के अंतर्गत ऊपर में उत्तर के अंतर्गत आएगा अंगोला, उत्तर और पूर्व की बात की जाए तो जहां आएगा तो वहां हम कहेंगे जाम्बिया। वहीं पूर्वी भाग के अंतर्गत देखेंगे तो वहां आएगा जिम्बाब्वे। दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत देखोगे तो वहां आएगा स्वाजीलैंड। फिर अगर आप दक्षिण के अंतर्गत देखोगे तो वहां आएगा एक छोटा सा देश लेसेथो, या कई जगह आपको लेसाथो भी मिलेगा। फिर बिल्कुल सबसे दक्षिण के अंतर्गत देखोगे तो वहां आपको नजर आएगा दक्षिण अफ्रीका देश। तो यानी इनके लगभग बीचों बीच है तो स्थित है कालाहारी मरुस्थल। तो यानी हमारा टॉपिक है बुशमैन जनजाति, और बुशमैन जनजाति का मूल निवास स्थान अगर हम कहें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मरुस्थलों में आता है कालाहारी मरुस्थल। और इस कालाहारी मरुस्थल के आसपास के जो देश है, क्षेत्र विशेष है, उनको जब आप देखोगे तो नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, लेसेथो और दक्षिण अफ्रीका जो देश हैं वो बिल्कुल इसके चारों ओर आपको नजर आएंगे। आइए हम कह दें इस मरुस्थलीय बाकी चारों ओर से क्या बनाएंगे? ये सीमा बनाएंगे। ये है हमारा एक। अब इसी को जब हम कंटिन्यू देखें, बुशमैन जो है, बुशमैन है, इस बुशमैन प्रजाति का संबंध, या हम यूँ कहें ये बुशमैन जो जनजाति है वो किसी प्रजाति से संबंधित है। तो ध्यान रखना इसमें सीधा सीधा शब्द आता है निग्रिटो, कि बुशमैन जनजाति है, उस बुशमैन जनजाति का अगर कोई किसी प्रजाति से समुदाय से संबंध है तो यहाँ ये हमारी प्रजाति आती है और वो है निग्रिटो। और एस्किमो की अगर हम बात करें तो एस्किमो का संबंध है वो है मंगोल प्रजाति से। तो एस्किमो मंगोल प्रजाति से और बुशमैन है तो वो है हमारी निग्रिटो प्रजाति से। एस्किमो है तो पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत निवास करने वाली एक जनजाति, और एस्किमो थी तो वो थी हमारी पूर्ण रूप से शीत प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र विशेष, आर्कटिक प्रदेश, उसके अंतर्गत निवास करने वाली एक जनजाति थी। अब अगर इसको हम देखते हैं कंटिन्यू, अब इसमें हम क्या देखेंगे? बुशमैन है तो इसी बुशमैन को लेकर ये जो बुशमैन जनजाति है, इसी बुशमैन जनजाति को ही देखो आप, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है रवि, कोशान, बशारवा।
कि जो बुशमैन जनजाति है उसी बुशमैन जनजाति के ही और अलग अलग नाम है। मूल तो इसका बुशमैन है, किंतु इसी को ही कहा जाता है रवि, कोशान, या फिर कई जगह ये मिलेगा कोल भी कह सकते हो, कोल, या फिर हम कहें बशारवा। ये तो हमारा यहाँ है। अब आती है बात इस बुशमैन जनजाति के जो निवास की, जिसको हमने कहा था कालाहारी, जो कालाहारी मरुस्थल था। अब इस कालाहारी मरुस्थल की अगर आप विशेषता देखो तो काफी शुष्क मरुस्थलीय भाग आपको नजर आएगा, काफी शुष्क मरुस्थलीय भाग है। किंतु इस शुष्क मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत क्या है, एक आपको मिलता है त्यामा, कि शुष्क मरुस्थलीय भाग है तो शुष्क मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आपको मिलता है त्यामा। और त्यामा क्या है, वहां मिलने वाला एक तरबूज, या हम यूं कहें कि तरबूज की ही एक किस्म है, तो वहां मिलता है त्यामा। त्यामा है वहां उनके अंतर्गत मिलने वाला एक तरबूज। एक है वहां एटोशा, एक है वहां एटोशा। और एटोशा क्या है, उसी के अंतर्गत इसी शुष्क मरुस्थलीय भाग में और एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक नेशनल पार्क है एटोशा। तो यानी इस शुष्क मरुस्थलीय भाग की, अन्यथा मरुस्थल आता है तो आपके दिमाग में पिक्चर अपने आप आ जाएगी कि ऐसा क्षेत्र विशेष होगा जिसके अंतर्गत रहन सहन की सुविधाएं नहीं होंगी, वर्षा काफ़ी कम होगी, धूल भरी हवाएं जैसा होगा, उच्च तापमान होगा, आसपास के क्षेत्र विशेष है तो पूर्ण रूप से शुष्क हैं, या हम कहें आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे, काफ़ी दूरी दूरी तक हमें कहीं नगर शहर रेलवे मार्ग नज़र नहीं आएगा। ऐसी जो विशेष बातें वो कहीं भी किसी भी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आपको दिखाई दे सकती है, और विशेषकर अफ्रीका के अंतर्गत तो जरूर आप देखोगे। तो यहाँ बुशमैन है उसी क्षेत्र विशेषों में, तो बुशमैन को रवि, कोशान, बशारवा कहा जाता है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय का निवास स्थान था। यहाँ मिलता है त्यामा, तो त्यामा ध्यान रखना हमने कहा है एक तरबूज होता है। एक है एटोशा, और एटोशा इसी शुष्क मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत और एक राष्ट्रीय उद्यान है एटोशा। अब देखो इस बुशमैन है, तो इस बुशमैन का जीवन प्रक्रिया, जीवन निर्वाह है वो सिस्टम क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आखेट, या हम यूं कह दें बिल्कुल सरल शब्दों के अंतर्गत ये करते हैं शिकार। अब वहां आपने एस्किमो के अंतर्गत शिकार पढ़े थे, तो वहां तो आपने पढ़े थे शीतकालीन था, माऊ पाक, इतुर पाक, या फिर बसंतकालीन था, वहाँ उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं थी। यहाँ इतना कुछ नहीं होता, यहाँ बस सीधा सीधा होता है। तो ये शिकार करेंगे, शिकार के अंतर्गत हो सकता है ये कोई तीर ले ले, या हम कह सकते हैं कोई भाला ले ले, या हो सकता है कोई बर्छा ले ले, या किसी भी प्रकार का कोई फंदा ले ले, या इसी फंदे को हम कह दें तो ये कोई एक प्रकार से जाल हो गया। तो यानी ये तो इनके सीधे सीधे उपकरण से हो सकते हैं। फिर ये करेंगे तो क्या कर सकते हैं, कीचड़ दलदली क्षेत्र हो सकता है, उसमें जानवरों को ले जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी गड्ढा वगैरह हो सकता है, उस गड्ढे के अंतर्गत जानवरों को डाल दे, या फिर क्या कर ले, विषयुक्त बाण है, इन विषयुक्त बाण का प्रयोग कर ले, या फिर किसी भी प्रकार का जो फंदा है या जो जाल है इसका प्रयोग करके, और या क्या करेंगे, शिकार कर सकते हैं। यानी बिल्कुल सीधी सी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ इनके अंतर्गत जो उपयोग में लेंगे तो तीर, भाला, बर्छा, या फिर फंदा या जाल या विषयुक्त हम कह सकते हैं बाण है, उनका उपयोग करेंगे। फिर इनकी जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कीचड़ वाले क्षेत्र विशेषों में किसी भी गड्ढे के अंतर्गत विषयुक्त बाण है उसका उपयोग करके, या कोई जाल बिछाकर, और ये क्या करेंगे, जानवरों को पकड़ेंगे, उनका शिकार करेंगे। फिर बात आती है इनके भोजन की। तो भाई सीधी सी बात है, इनकी जो प्रक्रिया वो शिकार की है। अब ये शिकार करेंगे तो शिकार जिस भी जीव जंतु का करेंगे उसी जीव जंतु को क्या करेंगे, ये भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। किंतु इनकी खास बात है कि ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा के अंतर्गत भोजन को ग्रहण करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, या इनके लिए ये कह सकते हो ये एक प्रकार से क्या होते हैं,
सर्वभक्षी होते हैं, जो कुछ भी आ गया बस मिलना चाहिए, ये नहीं है बस ये नहीं खाना ये नहीं खाना, ऐसा कोई नहीं है। दूसरा, जब ये खाते हैं तो हो सकता है कई बार क्या हो जाता है, एक अकेला व्यक्ति आधी तक भेड़ है, एक अकेला व्यक्ति उस आधी भेड़ को खा जाता है, कि अगर आधी तक भेड़ है तो उस आधी भेड़ को भी क्या करना है, एक व्यक्ति है वो अकेला खा सकता है, यानी इतनी ज़्यादा इनकी भूख होती है या इनके खाने की जो कैपेसिटी होती है। दूसरा, ये नहीं देखते कि जो शिकार हमने किया है अब, या फिर कहीं से हमें कोई अगर भोजन मिला है तो वो भोजन है वो आज का मतलब मरा हुआ शिकार है या पुराना है, ये ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल, बस इनको तो जो कुछ है वो मिलना चाहिए, ये दूषित है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं सोचते, इनको बस खाने के अंदर का जो कुछ मिल जाए वो कुछ खा लेते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिमक है, चिंटी है, शहद है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो खाने के अंदर का उपयोग में लेते हैं, तब इनका भोजन है तो वो आपका एक प्रकार से सर्वभक्षी है। एक अकेला बुशमैन व्यक्ति आधी से भी ज़्यादा भेड़ अकेला खा सकता है, और इनमें ये भी नहीं सोचते कि किस प्रकार के भोजन को यहाँ ग्रहण करना है, जो कुछ भी मिल रहा है सर्वभक्षी है, वो सब कुछ इनका चल जाएगा जी। अब बात आती है इनके अंतर्गत, भोजन कर लिया, भोजन के बाद आती है इनके वस्त्र। कीजिए वस्त्र कैसे ग्रहण करेंगे, तो वस्त्र में क्या होता है, पुरुष क्या करेंगे, पुरुष एक सीधी सी तिकोनी लंगोट पहनेंगे। पुरुषों के अंतर्गत पहने जाने वाला वस्त्र है तो केवल और केवल एक तिकोनी सी लंगोट होती है, उसका ये उपयोग करते हैं। जबकि महिला क्या करती है, महिलाओं के द्वारा जो आपने धारण करने वाला वस्त्र होता है वो कहलाता है यहाँ चोगा, वो होता है एक चोगा होता है, या इसी चोगे को ही कहा जाता है, यही कहलाता है क्रोस। यानी यहाँ पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र हैं वो यहाँ अलग अलग हैं। यहाँ पुरुषों हैं वो मूल रूप से एक तिकोनी सी लंगोट पहनेंगे, ज़्यादा शरीर के ऊपर कपड़े वगैरह नहीं होंगे, और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है वो एक चोगा होता है, उस चोगे को कहा जाता है क्रोश। और इसी चोगे या इसी क्रोश के अंतर्गत ही ये क्या करती हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन है या किसी भी प्रकार की कोई सामग्री है उसको भी इसमें एकत्रित करती हैं, और साथ के अंतर्गत जो इसके बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी वो इसी वस्त्र के अंतर्गत लपेट के रखती है। तो यानी अलग से इनके लिए कोई कुछ नहीं होता। ये लोग क्या होते हैं, चमड़े से बनी हुई टोपियाँ वगैरह या मोजे या जूते हैं वो भी धारण करते हैं, किंतु मूल रूप से यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं कि इस बुशमैन लोगों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है वो होती है एक तिकोनी सी लंगोट, और महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है वो होता है एक चोगा। इसी चोगे को ही कहा जाता है क्रोस, जिसके अंतर्गत महिलाएं भोजन भी इकट्ठा करती हैं या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री, उस सामग्री को भी यहाँ ये रखती हैं इसी वस्त्र में लपेट के, और इसी के अंतर्गत क्या करती हैं, बच्चों को भी सुरक्षित रखती हैं। तो यानी इनके आखेट या शिकार की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल सी है। भोजन है तो सीधा सा आ जाएगा, सर्वभक्षी जो भी आएगा जैसा भी आएगा वो सारा का सारा ये ग्रहण कर लेंगे। इनके बाद वस्त्र है तो वस्त्र थोड़े से इनके खास हो जाएंगे, इनको दोनों को ध्यान रखें भाई, ये इनकी एक विशेषता। और अब देखो इनके कोई भी किसी भी प्रकार के हम ये कह दें कैसे भी बर्तन, तो बर्तन है तो ये आधुनिक युग सभ्यता इनसे तो परिचित है नहीं, तो इनके बर्तन वगैरह होंगे तो वो बिल्कुल साधारण से होंगे, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे ये शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग के अंडे, तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उन अंडों को ये कहीं ना कहीं बर्तनों के रूप में उपयोग में लेंगे। उसके अंतर्गत क्या करेंगे, जिस भी प्रकार का कोई भोजन है, जल है, अन्य जो सामग्री है उस सामग्री को ये एकत्रित रखेंगे। तो मूल रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, उन अंडों का उपयोग करेंगे। फिर बात आती है यहीं इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत, तो बुशमैन है, बुशमैन और क्या होगा, तब यहाँ विशेष आ जाता है मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत बुशमैन जनजाति को लेकर और कुछ बातें, तो वो है इनके
धार्मिक रीति रिवाज। तो धर्म को लेकर इनके जो रीति रिवाज हैं वो कैसे होंगे, कि जो धर्म है इस धर्म को लेकर इनके रीति रिवाज हैं, तो सीधी सी बात है आदिम जनजाति है तो कैसी होंगी, अंधविश्वासी तो हैं। भूत प्रेत के अंतर्गत क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। और ये क्या करते हैं, दो देवताओं को मानते हैं। दो देवताएं कौन से, नंबर 1 पूरब का और नंबर 2 पश्चिम का। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हैं तो ये अंधविश्वासी प्रवृत्ति के तो हैं, भूत प्रेत के अंतर्गत विश्वास करेंगे। और यहाँ ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी आस्था, उस आस्था को बनाए रखने के लिए ये देवताओं को मानते हैं। किंतु यहाँ ये मानते हैं कि ये दो देवता हैं, उन दो देवताओं को मानते हैं। एक देवता जो पूर्व दिशा में निवास करता है और एक देवता जो पश्चिम दिशा में निवास करता है। तो यहाँ इनके देवताओं का कर्म भी है। फिर इन्हीं के अंतर्गत रीति रिवाजों में इनकी सबसे खास बात आती है, चट्टानों पर की गई चित्रकारी या पेंटिंग। ये विशेष लाइन है कि ये लोग क्या करते हैं, चट्टानी भाग तो उन चट्टानी भागों पर अपने समय विशेष से संबंधित जो भी चित्र हैं उन चित्रों को यहाँ इन चट्टानों पर बनाते हैं। तो इनकी चट्टानों पर की गई जो चित्रकारी है, वो पेंटिंग है, वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। पुरानी सभ्यता संस्कृतियों में भी ऐसा कुछ अलग अलग देशों में या क्षेत्र विशेषों में देखने को मिलता है। तो यानी इनके बर्तन है तो उसके अंतर्गत शुतुरमुर्ग के अंडे, इन्हीं शुतुरमुर्ग के अंडे हैं या अन्य कोई भी जानवर है उनकी हड्डियां वगैरह, उनका उपयोग ये क्या कर लेते हैं, कई बार आभूषण बनाने में भी कर लेते हैं। यानी किसी भी प्रकार के जो भी आभूषण गहने वगैरह धारण करते हैं तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं इनका उपयोग कर लेते हैं। फिर बात आती है इनके धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास प्रवृत्ति के तो हैं, भूत प्रेत के अंतर्गत ये विश्वास करेंगे ही। ये दो देवताओं को मानते हैं, एक देवता जो पूर्वी दिशा में निवास करता है, एक पश्चिमी दिशा में निवास करता है। इनकी सबसे खास बात है तो ये मानी जाती है, इनकी चट्टानों पर की गई जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष स्थान रखती है। अब बात आती है इनके घर, या हम यूं कह दें इनके मकान। अब इनके घर है, मकान है, वैसे तो ये क्या करते हैं, गुफाओं में निवास करते हैं। मूल रूप से तो ये हैं, जैसा भी इनको क्षेत्र विशेष मिलेगा तो वहाँ किसी भी प्रकार से जो पुराने समय की गुफाएं हैं उन गुफाओं में निवास करेंगे। फिर हो सकता है ये किसी भी प्रकार से कोई भी लकड़ी है या किसी भी प्रकार से कोई भी घास है, उससे क्या कर लेते हैं, अस्थायी रूप से अपने घर भी बना लेते हैं। कई बार होता है क्या है, 8 से और 10 जो 8 से 10 झोपड़ियों का जो समूह है होता है, 8 से 10 जो झोपड़ी बनाकर और जब ये समूह में निवास करते हैं, उस समूह को उसको कहा जाता है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है वेरफ। वो कहलाता है वेरफ। कि साधारण रूप से तो इनके मकान या घर होंगे तो वो मूल रूप से तो ये गुफाओं के अंदर निवास करेंगे। फिर यहाँ ये हो सकता है लकड़ी है, घास है, वनस्पति है, उससे किसी भी प्रकार से अस्थायी रूप से अपने निवास बना ले। अब अगर ये 8 से 10 समूह के अंतर्गत कोई भी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, उनका जो एक गांव सा बन जाता है, उस समूह, उस गांव को, उस निवास को, उसको कहा जाता है, वो कहलाता है इनका वेरफ। वो कहलाता है इनका वेरफ। तो ये शब्द विशेष है। फिर अगर हम देखें इनके अंतर्गत अन्य कोई किसी भी प्रकार की बातें, अन्य जो बातें, इन बातों के अंतर्गत जो इनकी धार्मिक मान्यता है, रीति रिवाज है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसी के अंतर्गत क्या करता है, जब किसी भी प्रकार से और अकाल जैसी समस्या आ जाए,
अकाल जैसी किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, जब ये लगे कि हाँ अब लंबे समय तक हो सकता है भोजन कम मिल सकता है, भोजन मिलने की उम्मीद कम से कम हो सकती है, शुष्क क्षेत्र विशेष हो सकता है, वर्षा की इस समय के अंतर्गत संभावना नहीं होती, तो इस समय में क्या करती हैं यहाँ महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती। यहाँ पर महिलाएं गर्भ धारण नहीं करेंगी, यानी सीधा सीधा है बच्चों को जन्म देने की जो अवधि है वो यहाँ इस समय ये अकाल के समय के अंतर्गत सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अकाल जैसी हो गई, हर प्रकार से समस्याएं सामने आने वाली हैं, तो आने वाला जो नवजात शिशु होगा तो उसको इन प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस समय के अंतर्गत ये गर्भ को धारण नहीं करती। अब बात आती है धीरे धीरे वर्तमान समय। तो वर्तमान समय में जैसे जैसे इन क्षेत्रों तक आज वर्तमान का जो मानव है जैसे जैसे पहुंच रहा है, नई नई तकनीकों हैं, उन तकनीकों को इन तक पहुंचाने का जैसा प्रयास होता है, तो इसी कुछ प्रयास का परिणाम है कि आजकल ये समय के अंतर्गत ये लोग हैं, ये क्या करें, कहीं ना कहीं जो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर इनको जल मिल जाए, उस जल वाले क्षेत्रों में ये स्थायी रूप से रहकर वहाँ क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कृषि कार्य, या हम यूँ कह दें वहाँ धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, पशुपालन का कार्य है स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है ये स्थायी रूप से निवास करके और अपना जीवन निर्वाह है कर सके। क्यों? क्योंकि अन्यथा ये क्या होते हैं, ये अस्थायी रूप से और धीरे धीरे आगे से आगे स्थानांतरणशील होते रहते हैं, इनका स्थायी निवास नहीं होता। किंतु वर्तमान की जो सभ्यता संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे इनके संपर्क में आ रही है, इन्हें इन चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या है अपनी एक जगह एक स्थान पर रुक कर और कृषि या पशुपालन जैसे व्यवसाय है उस व्यवसाय में धीरे धीरे उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के दूसरा चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें एक हमने एस्किमो पढ़ ली थी, एक हमने पढ़ी है बुशमैन। अब उसको सीधा सीधा रिवीजन के रूप में बता रहा हूँ। बुशमैन के लिए हमने क्या कहा, मूल रूप से शुष्क मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत निवास करने वाली एक जनजाति है। मरुस्थल की बात आ गई तो इसमें सीधा सीधा हमें ध्यान रखना है, वो है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी अगर मरुस्थल आता है तो आपको ध्यान है कालाहारी मरुस्थल है वो है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। अब उस मरुस्थलीय भाग के आसपास के क्षेत्र है तो उसमें एक पड़ोसी देश आता है नामीबिया, एक साइड में आता है अंगोला, एक साइड में आता है जाम्बिया, एक साइड में आता है जिम्बाब्वे, एक साइड के अंतर्गत आता है स्वाजीलैंड, एक साइड के अंतर्गत आता है लेसोथो, और नीचे नीचे सबसे नीचे आता है दक्षिण अफ्रीका देश। बुशमैन जनजाति को हमने कहा था तो वो था मूल रूप से निग्रिटो प्रजाति से इसका संबंध है। फिर इसके निवास स्थानों के साथ साथ इनको अलग अलग क्षेत्रों में कोशान, रवि, बशारवा ये इनके उपनाम है या दूसरे नामों से भी इनको लोग जानते हैं। फिर इनकी जो जीवन प्रक्रिया है तो उसमें हमने कहा कि मरुस्थल का बड़ा योगदान है, और मरुस्थल की जब बात थी तो उसमें दो शब्द हमने पढ़े थे, एक तो था त्यामा था एक तरबूज, एक था एटोशा, और एटोशा था एक यहाँ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसी मरुस्थलीय भाग में जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है तो निवास के लिए जीवन निर्वाह के लिए इनका एक सबसे बड़ा माध्यम है वो आखेट है, शिकार है। आखेट की बात है तो ये किसी भी प्रकार से तीर से, भाले से, बर्छे से, विषयुक्त बाणों से, जाल से, फंदे से, कीचड़ में गिराकर, गड्ढे में डालकर, जाल फेंककर, विषयुक्त अपने बाण हैं उन बाणों का उपयोग करके ये शिकार करते हैं। अब जो भी इन्होंने शिकार किया उस शिकार को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, अन्यथा ये हमने कहा था ये भोजन के रूप में सर्वभक्षी होते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी उसको खाने को मिल जाए ये सब कुछ ग्रहण करते हैं, और इनकी भूख की क्षमता भी ज़्यादा होती है। एक अकेला बुशमैन व्यक्ति आधी से भी ज़्यादा भेड़ खा जाता है। इनके अलावा यहाँ मिलने वाली कोई दीमक है, कोई चींटी है, कोई शहद है, किसी भी प्रकार की जो भी भोज्य सामग्री है वो सब कुछ ये ग्रहण करते हैं। तो भोजन हो गया। वस्त्रों की बात थी तो वस्त्र सीधे सीधे दो थे। पुरुष है वो एक तिकोनी सी लंगोट धारण करेंगे,
महिलाएं हैं तो वो पूरे शरीर को ढकने के लिए एक चोगा सा धारण करेगी, उस चोगे को हमने कहा था तो क्रोश कहा था। उसी में वो किसी भी प्रकार की सामग्री को भी एकत्रित करती हैं या अपने बच्चे उन बच्चों को भी उस वस्त्र में लपेटे रखती है, सुरक्षित रखती है। फिर ये चमड़े की जो भी किसी भी प्रकार के जूते हैं, टोपी है, उसको भी कहीं ना कहीं मौसम के हिसाब से ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। इनके धार्मिक रीति रिवाज थे तो अंधविश्वास थे, भूत प्रेतों में विश्वास करने वाले थे। 2 देवताओं को मानते हैं, एक देवता जो पूर्वी दिशा में निवास करता है और एक जो पश्चिम दिशा के अंतर्गत निवास करता है। अब यहीं पर इनकी चट्टानों पर की गई जो पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, ये इनकी खास बात थी। फिर इनके जो घर मकान थे तो मूल रूप से गुफाओं में निवास करेंगे, घास फूस है, लकड़ी वगैरह है, उससे ये अस्थायी निवास बनाएंगे, झोपड़ियाँ बनाएंगे। 8 से 10 और झोपड़ियों का जो समूह होता है उस समूह को हमने कहा था वो कहलाता है इनका वेरफ कहलाता है, जिसके लिए हमने कहा था वो हमारा वेरफ था। फिर ये क्या करती हैं, अकाल के समय और बुशमैन जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण नहीं करती। इनके अलावा वर्तमान समय के अंदर जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता संस्कृति से परिचित होते जा रहे हैं तो वो क्षेत्र जहाँ इनको पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा है उन क्षेत्रों में ये स्थायी रूप से रहकर वहाँ कृषि, पशुपालन या अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय में धीरे धीरे और बढ़ने की कोशिश करें। अब ये इनका है सार हो गया, जिसमें आपको इनकी जो मुख्य बातें वो हमेशा ध्यान रखनी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे टॉपिक होते हैं उसमें आपको जो शब्द होता है, जैसा अगर हमसे पूछा जाएगा वेरफ कि वेरफ है तो वेरफ क्या है, या हमसे ये पूछ लिया जाता है कि बुशमैन जो जनजाति है उस बुशमैन जनजाति के जो मकान है उन मकानों का जो समूह होता है उस समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं वेरफ कहते हैं। या अन्य कोई भी किसी प्रकार की जैसे चोगा हो गया, क्रोस हो गया, तिकोनी लंगोट हो गई या अन्य कुछ और, कोल हो गया, बशारवा हो गया, रवि हो गया, ये कुछ क्या थे, तो ये सारे के सारे संबंध हैं बुशमैन जनजाति से। तो सेकंड चैप्टर में एक हमारी एस्किमो है, एक हमारी बुशमैन हो चुकी है, इसके बाद एक हमारा होगा तो गोड कह ले या हम कह लें भील कह दें। 2 हमारे पास जनजातियां और हैं, उन पर भी हम आगे चैप्टरों पर या नई क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इसलिए समझ रहे हैं कि शॉर्ट के अंतर्गत इन चीज़ों को जितना हम पढ़ेंगे वो उतना ही हमारे लिए ईजी होगा। बस उसकी थ्योरी है तो वो थ्योरी हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो तब तक आपका धन्यवाद। इसको सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझें। जो जो इनकी खास बातें वो सारी की सारी हमने यहाँ पे चर्चा के अंतर्गत ली है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बीच बीच में ये बताता रहता हूँ कि यहाँ कौन सा देश आ गया, कौन सी स्थिति आ गई, यानी एक प्रकार से मैप है, वो मैप यहाँ बीच बीच में आता रहता है। यानी जिक्र आ गया ना अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों का नाम आ गया। पिछले चैप्टर के अंतर्गत, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था तो वहाँ विश्व के मैप में हमने पढ़ा था अलास्का था, कनाडा था, ग्रीनलैंड था, स्कैंडिनेशिया था, या फिर साइबेरिया क्षेत्र थे, बेरिंग जल संधि थी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखा करो। ये नहीं है कि यहाँ हम इस थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो केवल थ्योरी नहीं, बीच बीच में जो बातें आ रही हैं उन बातों पर भी आप एक्स्ट्रा ध्यान रखें। उनको विश्व या जो भी मैप है उस मैप के अंतर्गत उनको थोड़ा थोड़ा नोटिस करके साथ साथ जरूर रखें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं फिर नई क्लास, सेकंड चैप्टर, नया टॉपिक। तब तक आपका धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।